साल 2015 एक आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ लड़का अपने एक दमदार स्टार्टअप आइडिया को लेकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर्स के पास पहुंचा। लेकिन दोस्तों, उसके सपने को 75 बार ठुकरा दिया गया। एक या दो बार नहीं बल्कि 75 बार। अब सोचो, इतने सारे ना सुनने के बाद भी वो लड़का नहीं रुका और आज वही स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न है और ओला और उबर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ के इंडिया की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी सर्विस बन चुका है। एक स्टार्टअप जिसने आम इंसान की जरूरत को समझा जब बड़े ब्रांड सिर्फ अपनी मोनोपोली बनाए बैठे थे। रैपिडो ने 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस को शुरू करके पूरी इंडस्ट्री को झटका दे दिया, एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ? इतने कम रिसोर्सेस, इतनी मुश्किलें, फिर भी रैपिडो ने कैसे ये बड़ी जीत हासिल की? कौन सी वो स्ट्रैटेजीज थी जो ओला और उबर को भी हिला कर रख दिया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैपिडो के फाउंडर्स की स्ट्रगल, हिम्मत और जीत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंडिया के हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक मिसाल बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिडो के इस हीरो वाली कहानी को, जहाँ 3 दोस्तों ने मिलकर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया और पूरे देश में एक ट्रैवल रिवॉल्यूशन ले आए। तो दोस्तों, रैपिडो की ये रिवॉल्यूशनरी कहानी शुरू होती है साल 2015 में। 3 दोस्त अरविंद शंका, पवन गंतुपल्ली और SR ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों पहले द कैरियर नाम की लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था, यानी कि आज का पोर्टर। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था क्योंकि द कैरियर ने बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप कर रखा था। पर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब एक्चुअली द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये एक B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, इसका मेन काम था बिजनेसेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी हो गई थी, क्योंकि B2B ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा। इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी कि ये नजर आ रही थी। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स है, क्योंकि 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स थे, जिनमें से 2 व्हीलर्स की संख्या लगभग 75% थी। इससे ये तो साफ होता है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स की काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी काफी आसान होती है। इसके अलावा 2 व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली पतली गलियों और भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वो 4 व्हीलर्स की जगह 2 व्हीलर्स टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रैवल करने का एक नया ऑप्शन भी मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इस 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस में कोई भी कंपटीशन था ही नहीं। और फिर इसी सोच के साथ ही 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक इसे बूटस्ट्रैप्ड यानी कि सेल्फ फंडेड ही रखा गया। लेकिन फिर कुछ ही समय में फाउंडर्स को महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग उठानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर्स को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। इसके अपोजिट उस टाइम पर ओला और उबर अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के कारण इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर ये अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे, जैसे कि फ्लैट्स, फॉरेन ट्रिप और महीने की 1-1 लाख तक इनकम का प्रॉमिस। इस लालच में आकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर ओला और उबर के ड्राइवर बनने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो लोन लेकर नई नई गाड़ियाँ खरीद ली थी। साथ ही ये कंपनीज कस्टमर्स को भी लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे थे, ताकि वो उनकी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। और दूसरी तरफ रैपिडो की बाइक टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इन शॉर्ट, ज़्यादातर कस्टमर पहले से ही 2 वेल एस्टैब्लिश्ड सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में उन लोगों के बीच विश्वास बनाना रैपिडो के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए फाउंडर्स चाहते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी फंडिंग मिल जाए, ताकि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सकें।
इसके लिए ये तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहां से इन्हें सीधे तौर पर इनकार ही मिला। इसी तरह से उन्होंने करीब 75 यानी कि 75 वेंचर कैपिटलिस्ट से संपर्क किया, लेकिन सभी ने ही इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ओला और उबर के होते हुए ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो किसी का कहना था कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस का कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाएं अजनबी पुरुषों के साथ बाइक पर बैठना कभी पसंद नहीं करेगी। लेकिन इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब सराहा और कंपनी को फंडिंग भी की। इसमें से एक थे शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, और दूसरे अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल, और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो की इस कहानी में सबसे अहम किरदार रहा पवन मुंजाल का, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हैं। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया, बल्कि एक ऐसी सलाह भी दी जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज़्यादा फोकस ना होकर टायर 2 और टायर 3 सीरीज़ में अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही ओला और उबर जैसी कंपनीज का दबदबा बना हुआ था और एक्चुअली इन दोनों के बीच में ही काफ़ी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहाँ पर पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा टीयर 2 और टीयर 3 सीरीज़ में ये दिग्गज कंपनीज उतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की टायर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से कई ज़्यादा होती है, जबकि टायर 2 और टायर 3 सीरीज़ में लोग ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनीज आसानी से ऑन एन एवरेज 200 से 300 पर राइड चार्ज कर लेती हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही बात की कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसे बर्न करके अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वो अपने ड्राइवर से कमीशन के रूप में उनकी कमाई का बस 10% हिस्सा लेते थे, जो कि धीरे धीरे बढ़ के 40% तक पहुंच गया, जिससे कि ड्राइवर्स की इनकम बहुत ज़्यादा घट गई। उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपने ड्राइवर्स, जिन्हें वो कैप्टन कहा करते थे, उनको कोई भी लुभाने वाला ऑफर नहीं दिया। इंस्टेड रैपिडो ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के सिर्फ कुछ घंटे भी फ्री हों, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। वो रैपिडो कैप्टन तब बने जब उनके पास टाइम मिले, अपने हिसाब से बाइक चलाएं और पैसे कमाएं। इसके अलावा रैपिडो ने कहा कि जॉइन रैपिडो एंड बी योर ओन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनीज का भी यही सेम स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पेमेंट वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट के बेसिस पे होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा कि ये तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बॉस बनने वाला बात है ही नहीं। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमर से सीधे पेमेंट देने की सुविधा दे दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिलते हैं और उसमें से रैपिडो को ये 15% के अराउंड कमीशन पे कर देते थे। ये अप्रोच कैप्टन्स को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने रैपिडो से साइड इनकम की बजाय फुल टाइम इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से रैपिडो ने बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ देखी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी ने ना सिर्फ भारी कंपटीशन का सामना किया, बल्कि कई तरह के लीगल इश्यूज़ में फंसकर अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करा लिया। बात है अक्टूबर 2018 की। कोयम्बटूर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रैपिडो के कई बाइक्स को सीज कर दिया, क्योंकि ये बिना किसी वैलिड परमिट के वहाँ पे अपनी सर्विस देके ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से रैपिडो एक लंबे कानूनी बैटल में फंसता चला गया, जो कि आज तक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अभी रैपिडो अपनी कोयम्बटूर वाले मामले में उलझा ही हुआ था कि तभी फरवरी 2019 में बेंगलोर के अंदर रैपिडो और ओला की 200 से ज़्यादा बाइक्स को सीज कर लिया गया। असल में वहाँ के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सीज को इलीगल घोषित कर दिया। साथ ही साथ अथॉरिटीज़ का ये भी कहना था कि इन कंपनीज के पास रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग है ही नहीं, जो कि कानून के खिलाफ है, और इस वजह से रैपिडो को वहाँ पर अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ गए। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इससे निकलने के लिए रैपिडो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी मुसीबतों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। एक्चुअली 2019 में बेंगलोर की ही सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने एक बार फिर से एक्शन लेते हुए रैपिडो की 170 से भी ज़्यादा बाइक्स को जब्त कर लिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जब रैपिडो बेंगलोर में अपनी सर्विसेज को बंद कर चुका था, तो फिर दोबारा से उसकी 170 बाइक जब्त कैसे हो गई? क्या वहाँ वो ऑपरेशन को इलीगली ऑपरेट कर रहे थे?
इसके पीछे एक बहुत ही फिल्मी कहानी है। तो असल में हुआ ये कि एक दिन बेंगलोर पुलिस को शक होता है कि गवर्नमेंट के बैन करने के बावजूद रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रैपिडो के कैप्टन्स फूड डिलीवरी बॉय के भेष में काम कर रहे हैं। उनके पास फूड डिलीवरी का बैग भी है और यहाँ तक कि कुछ ने तो यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी, लेकिन वो फूड की डिलीवरी ना करके बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रैपिडो की 170 बाइक जब्त कर ली और कंपनी पर लीगल एक्शन भी लिया। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ ही महीने बाद जुलाई 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर के बाद पूरे तमिलनाडु में रैपिडो के ऑपरेशन पर बैन लगा दिया। साथ ही इनकी ऐप को iOS और प्ले स्टोर से हटा दिया गया, जिससे कि रैपिडो के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो ये रही कि अगस्त 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने बैन को हटा दिया और कोर्ट ने रैपिडो को उस टाइम ऑपरेशन रिज्यूम करने की परमिशन दे दी, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नए रेगुलेशंस नहीं बनाती। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, जिसके बाद से रैपिडो ने उनके सर्विसेज तमिलनाडु में फिर से शुरू कर दिए। इसके बाद आया अक्टूबर 2020, जब कंपनी ने बाइक टैक्सी सर्विस से आगे बढ़ के ऑटो रिक्शा सर्विस की शुरुआत की और इसके साथ ही कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वो ऑटो ड्राइवर से कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ऑटो ड्राइवर अगर उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक डेली सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होगी, जो कि अराउंड 25 रुपये पर डे का होता था। और इनकी सर्विसेज इंडिया के 25 सिटीज़ में ऑपरेट होने लगी। इस मैसिव सक्सेस के बाद रैपिडो ने 2023 में उबर और ओला के साथ डायरेक्ट कम्पीट करने के लिए 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत कर डाली, ताकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें। यहाँ अपने 4 व्हीलर टैक्सी बिजनेसेस के लिए भी उन्हें जीरो कमीशन मॉडल को ही अपनाया। साथ ही साथ ड्राइवर्स को एक और ऑफर भी दिया कि उन्हें किसी भी तरह के डेली सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं देनी होगी अगर उनकी मंथली अर्निंग, लेकिन अगर उनकी मंथली अर्निंग 10,000 से ज़्यादा होती है तो फिर रैपिडो को उन्हें 500 रुपये पे करने होंगे, जो कि देखा जाए तो ड्राइवर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऑप्शन था। और इस स्ट्रैटेजी की मदद से रैपिडो की कैब टैक्सी सर्विस भी कुछ ही समय में काफ़ी पॉपुलर हो गई। अब देखा जाए दोस्तों, तो रैपिडो ने अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही स्मार्टली निकाला। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब ट्रैवल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम हो गई थी और रैपिडो के ड्राइवर्स के पास कुछ खास काम नहीं था, उस समय उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ड्राइवर्स पार्टनर्स को काम देने के लिए स्विगी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद से रैपिडो के ड्राइवर्स फूड डिलीवरी भी करने लगे। और ये मूव रैपिडो के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित हुआ, क्योंकि इससे इनके ड्राइवर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल गया था। और साथ ही साथ रैपिडो भी उस टाइम पे सुस्त पड़ी इकोनॉमी के बावजूद रेवेन्यू जनरेट करने लगा था। अब अगर आज के टाइम में भी देखें तो रैपिडो क्विक कॉमर्स की कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रही है और इवेंचुअली वो एक अर्ली स्टेज पे पहुंच भी चुकी है, ताकि वो इस तेज़ी से बढ़ते मार्केट में अपनी पोजीशन बना सके। और दोस्तों, कुछ इसी तरह की कमाल की स्ट्रैटेजीज के कारण सिर्फ 9 साल में ही रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इनका रेवेन्यू करीब 158 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 214% से बढ़कर 497 करोड़ हो गया। अब दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जिसको लेकर बार बार रैपिडो पर सवाल उठते आ रहे हैं, और वो है सेफ्टी कंसर्न। स्पेशली अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर ये कंसर्न और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि रैपिडो के ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ ज़्यादा सख्त नहीं है, जिसके कारण कस्टमर्स की सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इसके बारे में कंपनी के फाउंडर मिस्टर पवन का कहना है, have a strict verification process and we have a background verification process. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक होता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मान लो ये सब कुछ उसने पास कर लिया, देन हमारे पास एक पीरियड होता है कॉल्ड हैंड होल्डिंग पीरियड। उसमें राइट फ्रॉम दी वे ड्राइवर कैसे चला रहा है, अगर स्पीड चला रहा है 60 के ऊपर जा रहा है पता चलता है, स्टीप टर्न ले रहा है पता चलता है,
रूड बिहेवियर एंड एवरीथिंग पता चलता है। और दोस्तों रही बात महिलाओं की, तो फिर रैपिडो बाइक पिंक नाम से एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कैप्टन एक फीमेल होती है। ऐसे में अगर कोई लेडी आदमी के साथ बाइक पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर अनसिक्योर फील कर रही है, तो फिर ये रैपिडो बाइक पिंक ऑप्शन को भी वो चुन सकती है। इन सभी चीज़ों से भले ही रैपिडो बार बार उठने वाले सेफ्टी कंसर्न्स को इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है, लेकिन कंपनी के सामने अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिस पर अगर जल्द से जल्द काम नहीं किया गया तो ये अपनी नंबर 1 की पोजीशन खो सकती है।